आरोग्य। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता। आप सभी का स्वागत है एक विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, हम कई बार कई लोगों से जानकारियां तो ले लेते हैं, लेकिन मिसकंसेप्शन दूर करना रह जाता है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम हार्ट प्रॉब्लम के बारे में होने वाली इन्हीं भ्रांतियों पर एक नजर डालेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर और वेलनेस कंसल्टेंट डॉक्टर प्रेम जोशी जी। वेलकम टू द शो डॉक्टर। डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि हमें पता है कि हार्ट प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सिम्टम है चेस्ट पेन। तो क्या हर तरह का चेस्ट पेन मतलब हार्ट प्रॉब्लम का ही लक्षण है? बिल्कुल नहीं। हर तरह का चेस्ट पेन बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि हार्ट प्रॉब्लम ही हो। हार्ट प्रॉब्लम के अलावा भी कई बार चेस्ट पेन होता है। पहले हम ये देखते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम का चेस्ट पेन क्या होता है जी। तो उसमें दो तरीके के पेन होते हैं। एक होता है जो हार्ट अटैक के समय हमें चेस्ट पेन होता है, वो जनरली बहुत सिवियर तरीके का होता है। पेन के अलावा जकड़ाहट या अकड़न, स्टिफनेस जिसे कहते हैं, उस तरीके का रहता है। उसके साथ और भी सिम्टम्स एसोसिएट हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा पसीना आना या फिर इधर चेस्ट में जलन जैसा होना या कई बार वॉमिटिंग होना, घबराहट होना, इस तरीके के और सिम्टम्स चेस्ट पेन के साथ एसोसिएट होते हैं। तो अधिकतर वो हार्ट अटैक की तरफ इशारा देता है। एक दूसरा चेस्ट पेन होता है जैसे हमारे आर्टरियों में ब्लॉकेजेस होते हैं, उस समय अगर वो व्यक्ति चलता है या कोई एक्सर्शन करता है, जैसे सीढ़ियां चढ़ता है या ढलान के ऊपर चढ़ता है, तो उस समय उसको चेस्ट पेन होता है। और जब वो फिर से आराम करते हैं तो वो चेस्ट पेन चला जाता है। इसे हम लोग क्लासिकल चेस्ट पेन या एंजाइना कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई बार चेस्ट पेन होते हैं, मोस्टली साइकोलॉजिकल होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये डर है या ये पता चल गया है कि उसको हार्ट डिसीज है, तो उन्हें कई बार अचानक ऐसे चेस्ट पेन इन बिटवीन होने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही हार्ट डिसीज का या हृदय रोग का लक्षण है। डॉक्टर, जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे डिसीजेस हार्ट प्रॉब्लम्स का कारण हो सकते हैं। तो जैसे कि मेरी दवाइयाँ चालू है और मुझे डायबिटीज है और मेरी शुगर कंट्रोल में है, या फिर मुझे ब्लड प्रेशर है और मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, तो क्या तब मेरी रिस्क खत्म हो जाती है हार्ट अटैक की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, डेफिनेटली हम इतना कह सकते हैं कि अगर आप डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है और आपके शुगर के और ब्लड प्रेशर के पैरामीटर अगर कंट्रोल में है, तो आपका रिस्क कम जरूर हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होने के बाद आपको हार्ट का रिस्क नहीं है। क्योंकि एक्चुअली जो हम शुगर चेक करते हैं या जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं किसी भी डिजीज में, वो पूरी डिजीज नहीं, डिजीज पूरी शरीर की होती है, एक होलिस्टिक वे से होती है। अगर आपकी शुगर बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपकी शुगर बढ़ रही है। इसका मतलब है कि जो हमारी जो अंदर की फैक्ट्री है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो रही है, अननेचुरल थिंग हो रही है। और उसका एक लक्षण है जो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं कि शुगर है। और सिर्फ शुगर प्रॉब्लम नहीं है, शुगर तो एक लक्षण मात्र है, प्रॉब्लम पूरे मेटाबॉलिज्म में है। तो सिर्फ शुगर को हम किसी तरह से दवाइयों से अगर सप्रेस कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरे मेटाबॉलिज्म को ठीक कर दिया है। जब तक हम अंदर तक पूरे सिस्टम को ठीक नहीं करते, तब तक हमारा आगे जो डायबिटीज के दूसरे भी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन कम नहीं होते जब तक आप पूरी तरह से उस पर काम नहीं करते। अभी आपने फिक्सिंग की बात की, पूरी तरह से ठीक होने की बात की, तो ऐसे भी लोगों को लगता है कि एंजियोप्लास्टी करने के बाद या फिर पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद उनका हार्ट रिपेयर हो चुका है, आगे उनको हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम कोई आने वाले नहीं है। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। हम लोग तो हर रोज ऐसे कई पेशेंट देखते हैं जिन्हें एंजियोप्लास्टी हो गया है, बाईपास हो गया है। इन कई केसों में 2-2 बाईपास हो गए, 8-8, 10-10 स्टेंट लग चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको चेस्ट पेन होता है, हार्ट डिसीज कंटिन्यू रहती है। तो सर्जरी कर देना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब तक आप रूट कॉज पे नहीं काम करते, ये सिर्फ एक टेम्पररी रिपेयर है। लेकिन इससे जो प्रक्रिया है, जो रोग का पूरा सिस्टम बन गया है, उस पे काम जब तक नहीं करेंगे तो ये सब सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देंगे। कई बार ये टेम्पररी रिलीफ भी नहीं दे पाते हैं। बाईपास होने के बाद या एंजियोप्लास्टी होने के कुछ महीनों बाद में ही फिर से लक्षण आ जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हार्ट प्रॉब्लम के बाद बहुत सारी दवाइयाँ चालू हो जाती है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है।
तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अब मुझे हार्ट प्रॉब्लम चालू हो गया तो मेरी जिंदगी वापस कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकती, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। कई पेशेंट जो जिन्हें कई साल पहले या कुछ साल पहले हार्ट डिसीज डायग्नोस हुई थी या उन्हें हार्ट अटैक आया था, आज पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जीते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार हार्ट का कोई लक्षण हो गया या डायग्नोसिस हो गया मतलब दैट इज एंड। उसके बाद भी जीवन चलता है और नॉर्मल भी चल सकता है। डिपेंड है कि आपकी बीमारी कितनी सीवियर है और उससे लड़ने के लिए आप कितने प्रभावी तरीके से दवाइयां और लाइफस्टाइल पे काम कर रहे हैं। इन सब पे निर्भर करता है कि एक बार हार्ट अटैक होने के बाद में आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं या नहीं। क्या आपके पास ऐसे कोई पेशेंट्स आए हैं कि कुछ केसेस आप बता सको तो? बिल्कुल, हमारे पास एक ऐसे ही पेशेंट आए थे, हार्ट डिसीज थे, उनको कुछ समय चलने में चेस्ट पेन होता था। बस उनका एक ही क्राइटेरिया था ट्रीटमेंट के बाद, मुझे वैष्णो देवी जाके आना है जी। तो हमने उसकी चिकित्सा की। उसके बाद में हमने उनके टेस्ट किए, पर्टिकुलरली स्ट्रेस टेस्ट किया जो नेगेटिव आया। उसके बाद हमने उनसे कहा कि आप जा सकते हैं वैष्णो देवी, लेकिन हमारे संपर्क में रहिए। अगर कुछ भी वहां पे तकलीफ होती है तो हमसे संपर्क कीजिए, ओवर एक्सर्शन मत कीजिए। अगर आपको तकलीफ होती है तो रुक जाइए, अदरवाइज आप धीरे धीरे कंटिन्यू चल सकते हैं। क्योंकि उनका स्ट्रेस टेस्ट भी नेगेटिव आ गया था तो हम भी अश्योर थे कि वो जाके आ सकते हैं। हमारे संपर्क में थे, जाके आए, हमारे लिए प्रसाद लेके आए। वो और उनकी फैमिली बहुत ही खुश थी। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार हार्ट अटैक आ गया या हार्ट डिसीज डायग्नोस कर दी, डेफिनेटली गंभीर समस्या है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से उस पर काम करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, नॉर्मल और एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। मतलब अगर डॉक्टर का कहा माने तो हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। डॉक्टर का कहा माने वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन अपने शरीर का कहा माने जी, ये बहुत, उससे भी ज्यादा है। डॉक्टर की सुने न सुने, लेकिन आपके शरीर हमेशा, जब भी हम कुछ गलत खाते हैं, हमको पता होता है कि ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो चीजें करते हैं। तो इट इज नॉट कि नॉलेज, आजकल गूगल के जमाने में नॉलेज सबके पास है, सबको पता है हार्ट के लिए अच्छा क्या है, गलत क्या है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो गूगल नहीं कर सकता जी। भाग नहीं सकता है। आपको गूगल सिर्फ बता सकता है भागने के फायदा क्या है, लेकिन भागना आपको ही पड़ेगा जी। तो आपको डॉक्टर की भी सुननी है और अपने शरीर की भी सुननी है, तो आप इस तकलीफ से उबर सकते हैं। सर, कई बार लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक बस पुरुषों को ही होता है या फिर बूढ़े लोगों को ही होता है, तो ये कितना सही है? नहीं, ये पूरी तरह से सही नहीं है और पूरी तरह से गलत भी नहीं है। डेफिनेटली फीमेल्स में मेल से कम होता है। जब तक फीमेल अपने पीरियड्स में रहते हैं, मतलब मेनोपॉज तक, वो हार्मोन की वजह से कुछ हद तक वो हार्ट डिसीज से बच सकते हैं। लेकिन जैसे आज हम देख रहे हैं कि फीमेल भी उसी तरह से मेल से कंधे से कंधा मिला के चल रही है, उससे ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, तो ये जो प्रोटेक्शन था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। फीमेल्स में भी काफी हद तक हार्ट डिसीज मिलती है। दूसरा एक मिसकंसेप्शन ये है कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों की ही बीमारी है जी। ये भी सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि हमने तो 20-20 साल के लोगों को भी, या बच्चों को, इनफैक्ट मैं कहूंगा हमारे सामने तो 20 साल के बच्चे ही है, उनको भी हार्ट अटैक हो रहा है। उसका एक कारण है, पहले कैसे होता रहा, जैसे जब हम स्कूल गए थे तो हम जब 6 साल के थे स्कूल गए थे और 10वीं में आने तक हमको पता ही नहीं था कि स्कूल का इम्पोर्टेंस क्या होता है। और आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे 3-3 साल के बच्चे ऐसा तबला बजाते हैं, ऐसे संगीत करते हैं, मतलब वो कब पैदा हुए, कब उन्होंने ये सोचा कि हमको ये फील्ड में जाना है, और कब मास्टर हुए, मतलब कितने अर्ली एज से वो स्ट्रेस लेना स्टार्ट हो गए। क्योंकि कोई भी आप एक्टिविटी इस लेवल की करते हो तो स्ट्रेस तो आ ही जाता है। मतलब हमारे पास आते हैं लोग सर्टिफिकेट लेके, देखो मेरे बच्चे ने 3 साल में ये किया, मेरे बच्चे ने 5 साल में ये किया। तो फिर मैं बोलता हूँ फिर आश्चर्य क्या है कि आपके बच्चे ने 25 साल में एंजियोग्राफी में 3 ब्लॉकेज लेके आ गए, तब भी आपको खुश होना चाहिए था, क्योंकि आपको सब चीज जल्दी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि 3-3 साल के 5-5 साल के बच्चे अलग अलग फील्ड में इतनी मास्टरी ले आते हैं। कोई जैसे लिटिल सिंगर जो देखो, वो लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी को बीट कर रहा है, कोई तबला ऐसे बजा रहा है जैसे उस्ताद अल्लाह खान भी उसके सामने शर्मिंदा हो जाए। तो मुझे ये सवाल होता है कि ये बच्चे पैदा कब हुए, कब इन्होंने सोचा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, कब इन्होंने घंटों घंटों रियाज किया। 3 साल में तो ये फुल्ली डेवलप प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो आजकल ये होता ये है कि माँ बाप खुश होते हैं कि मेरा 3 साल का बच्चा, मेरा 5 साल का बच्चा इसमें सर्टिफिकेट ले आया, इसमें गोल्ड मेडल ले आया। तो मैं कहता हूँ फिर आपको इसमें भी खुश होना चाहिए ना, कि अगर आपका 25 साल का बच्चा एंजियोग्राफी में 3 सीवियर ब्लॉकेज ले आया, क्योंकि आपको हर चीज समय से पहले चाहिए।
तो डेफिनेटली अगर स्ट्रेस पहले आएगा, एंजाइटी पहले आएगी, ओवरवर्क पहले आएगा, तो बीमारी भी पहले आएगी। तो हमको थोड़ा नेचुरल वे में जाना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स वे में जाना चाहिए। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रेसफुल है, उसके ऊपर जो भी अथॉरिटी है उसको काम करना चाहिए। नर्सरी स्कूल हो गए, आज हमारी जो एक रिसेप्शनिस्ट है वो मेरे साथ हमेशा, उसका 4 साल का बच्चा है जो प्रॉपरली बात भी नहीं कर पाता है, उसके सिलेबस डिस्कस करती है कि सोलर सिस्टम क्या है, मून का अर्थ का सैटेलाइट क्या है। अब 4 साल के बच्चे को आप सोलर सिस्टम सिखाओगे, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन है ये सिखाओगे, तो डेफिनेटली इतना स्ट्रेस। अब नर्सरी वर्ड क्या है, फुलवारी, बच्चों को फूल की तरह से ट्रीट करो, बट नहीं हो पाता है। तो ये सब स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ के आज यंग एज में भी हार्ट अटैक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कंडीशन है, लेकिन ये हो रहा है। और अगर इसको समय रहते उचित कदम नहीं लिया तो ये और बढ़ सकता है। जी सर, एक मिसकंसेप्शन मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों को लगता है कि हार्ट डिसीज का या हार्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस एलोपैथी के पास ही है, तो क्या आयुर्वेद में इसका कुछ इलाज बताया गया है? नहीं, देखो ये दोनों तरीके की बात है कि अगर इमरजेंसी है तो उसमें हमको एलोपैथी की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद में हार्ट डिसीज का या हृदय रोग का उपचार नहीं है। जैसे हमने अभी तक चर्चा की थी कि हार्ट डिसीज जो है वो बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इमरजेंसी में डेफिनेटली आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट, सर्जरी वगैरह जो भी कराना है उसका अपना रोल है, उसे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन लाइफस्टाइल के बारे में जितने विस्तृत में आयुर्वेद में बताया गया है उतना दुनिया के किसी भी मेडिकल शास्त्र में नहीं बताया गया। फॉर एक एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि आंवला ये हृदय के लिए बेनिफिशियल है, तो अगर इसी आंवले को मैं एलोपैथी से कंपेयर करूं तो एलोपैथी में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये खाने से मुझे क्या बेनिफिट होगा। एलोपैथी में सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है कि इसमें आयरन कितना है, मैग्नीशियम कितना है, कॉपर कितना है, कैलोरी कितना है, लेकिन वो खाने के बाद, जैसे एक आयुर्वेद में और है, जैसे अभी सबको पता है कि पपैया हो गया या अदरक हो गया, वो शरीर को गर्मी करता है, गर्म करता है। दही है वो ठंडा करता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एलोपैथी में है ही नहीं। तो खाने पीने के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, उनको सिर्फ ज्ञान इतना ही है कि कैलोरी कितनी है, फाइबर कितना है, बट इसका शरीर में क्या असर होगा। जैसे आंवला खाने से पेट साफ होता है या जो भी है, ये एग्जाम्पल है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर वो हमको डाइट के बारे में क्या ज्ञान देंगे, डाइट कब लेना है, कैसे लेना है, किसके साथ लेना है, क्या दो चीज को मिक्स कर सकते हैं, क्या दो चीज को नहीं मिक्स कर सकते, इसका बहुत भंडार आयुर्वेद में है। तो डेफिनेटली आयुर्वेद का उपयोग करके हम हार्ट डिसीज से ऊपर आ सकते हैं। और सिर्फ आहार नहीं, आहार विहार के अलावा बहुत उत्तम प्रकार की औषधियां भी है, पंचकर्म है, योगा है, जिनका अगर हम प्रॉपर यूज करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली हार्ट डिसीज से ऊपर आ सकते हैं। सर, अभी आपने पंचकर्म की बात की या फिर योगा की बात की, तो क्या ये विस्तार से समझा सकते हैं? बिल्कुल, आयुर्वेद में अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे पंचकर्म कहा गया है, उसमें स्नेहन करते हैं, स्वेदन करते हैं, मतलब ऑयल से मसाज करते हैं, स्टीम देते हैं, और डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे एनिमा देते हैं, वॉमिटिंग करवाते हैं, एनल एनिमा अलग होता है जिसको बस्तिका कहते हैं। इस तरह से अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, जो डेफिनेटली, जैसे हम जानते हैं कि आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ जी। तो अगर कफ की बीमारियां हैं तो उसके लिए वमन की एक प्रक्रिया होती है। पित्त की बीमारी होती है, उसमें विरेचन मतलब मोशन के द्वारा दोष को बाहर निकाला जाता है। अगर वात की बीमारी है तो उसमें बस्ती यानी एनिमा दिया जाता है। तो ये सब मेन पंचकर्म है। इसके अलावा एक पंचकर्म और होता है, रक्त मोक्षण करते हैं, जैसे हम दूषित रक्त को शरीर से बाहर बहाते हैं। और अगर हमारे नेक के ऊपर के, जिसको आजकल ENT कहते हैं, अगर वहां की कोई बीमारी है तो उसमें हम लोग नस से देते हैं, मतलब नाक से दवा देते हैं। तो ये सब पंचकर्म का भाग होता है। इसमें से उचित पंचकर्म को हम हार्ट डिसीज के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से उपयोग में ला सकते हैं और रोगी को बहुत आराम होता है। इसके अलावा आपने पूछा योगा के बारे में, तो योगा तो डेफिनेटली हार्ट के लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन अगर आपको अभी अभी हार्ट डिसीज डायग्नोस हुई है तो बहुत डिफिकल्ट टाइप के, कठिन टाइप के योग मत कीजिए। आप सिंपल स्ट्रेचिंग कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये हार्ट डिसीज में बहुत
अच्छा फायदा देते हैं। अभी आपने योगा के बारे में कहा, तो मैंने ऐसे भी कई वीडियोस देखे हैं या फिर न्यूज में भी हमने सुना है कि कई लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करते दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है। बिल्कुल, ये रिसेंटली बहुत हो रहा है, लेकिन इसका एक्चुअली देखे जाए तो कारण ये है कि लोग बहुत रिग्रेस एक्सरसाइज कर रहे हैं जी। उसके समय जो एक्सरसाइज करते हैं उसके समय हमको बहुत सी चीजें ध्यान देनी चाहिए। पहली चीज है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो धीरे धीरे आपको बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज सोचा कि कल मैं जिम जाऊंगा और आज से ही मैं, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे जैसे बॉडी अडॉप्ट होती है उस तरीके से करना है। दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मामूली चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रेशन। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कंटिन्यूसली स्वेट कर रहे हो, आपको प्रॉपरली हाइड्रेट होना ही है। अगर आप हाइड्रेट नहीं होते हो, शरीर से फ्लूइड लॉस होता है, आपका ब्लड थिक हो जाता है। ऐसे समय में बहुत चांसेस है कि आप अनचाहे इस तरह से कॉम्प्लिकेशन के शिकार हो सकते हो। तो स्लो स्टडी अंडर सुपरविजन प्रॉपर हाइड्रेट होना है। और ओवरनाइट कुछ भी नहीं बिल्ड होता है, बॉडी भी नहीं बिल्ड होती है। ओवरनाइट हम सब डैमेज कर सकते हैं। एक बिल्डिंग को मैं 3 दिन में तोड़ सकता हूँ लेकिन 3 महीने में भी मैं बना नहीं सकता जी। तो क्रिएशन नीड टाइम। इमीडिएटली सिर्फ डेमोलिशन या डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उसमें समय नहीं। तो क्विक नहीं करना है, एक्सरसाइज करना है, स्लो स्टडी विल विन द रेस। जैसे आपने अभी कहा कि हमें क्विट नहीं करना है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको लगता है कि अगर मुझे हार्ट प्रॉब्लम है तो मुझे कोई काम नहीं करना चाहिए, तो वो काम अवॉइड करते चले जाते हैं। तो वो कितनी हद तक सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हार्ट डिसीज के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसके हिसाब से हम उनको एक्टिविटी बताते हैं। लेकिन एक्टिविटी करना हार्ट डिसीज में बहुत ही जरूरी है। आपको कंटिन्यूसली वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है। कितना वॉक करना है, कितना एक्सरसाइज करना है, वो आप आपके डॉक्टर के सलाह से कीजिए, लेकिन करना है जरूरी। अगर आप बेड रिडन हो गए या बिल्कुल जरा सा भी मैं उठा, हार्ट देखिए हमारा शरीर ऊपर वाले ने बहुत ही स्ट्रांग बनाया है जी। बहुत फ्रेजाइल भी है, बहुत स्ट्रांग भी है। होने को तो एक पल में भी इंसान बैठे बैठे खत्म हो सकता है, लेकिन इस तरह से होता नहीं है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, आई शुडंट बी अलाइव। उस डॉक्यूमेंट्री में इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में जंगल में घूम गया है, ऐसे ऐसे सिचुएशन वो दिखाते हैं। उस समय हमको पता चलता है कि नहीं, इंसान के शरीर में बहुत ताकत है जी। मतलब कई कई दिन भूखे प्यासे, एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन, मच्छर काट लिया, मलेरिया हो गया, बट फिर भी शरीर काम कर रहा है। तो इतना फ्रेजाइल भी नहीं है और जितना सोचते हैं उतना मजबूत भी नहीं है। ये ऊपर वाले के हाथ में है कि कितना फ्रेजाइल है और कितना मजबूत है। लेकिन डेफिनेटली हार्ट डिसीज के साथ आप एक्टिविटी कर सकते हैं, करनी है, डॉक्टर की सलाह। मतलब हमें दोनों चीजों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस ही तो अल्टीमेटली हेल्थ है जी। समन्वय जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, वही हेल्थ है। दोषों का बैलेंस, दूष्य का बैलेंस, धातु का बैलेंस, आहार का बैलेंस, निद्रा का बैलेंस, हर चीज का बैलेंस ही आरोग्य है। तो अभी जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हार्ट डिसीज बहुत ज्यादा फैल रही है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया का नंबर 1 किलर है हार्ट डिसीज। लेकिन हार्ट डिसीज कहीं से भी नहीं आती है, हम उसको न्योता दे के लाते हैं। ये बहुत विडंबना है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल पूरी तरह से खराब हो चुका है। यंग जनरेशन मोबाइल और कंप्यूटर में लगी हुई है, इवन एल्डर भी उसी में लगे हुए हैं। आउटडोर एक्टिविटी लगभग ना के जैसे हो गई, जैसे हम बचपन में खेलते थे, दौड़ते थे, आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारी माएं हमको पकड़ के घर लाती थी, आजकल की माएं धक्का देके बाहर भेजती है, फिर भी बच्चे जाते नहीं है। फास्ट फूड, जंक फूड महीने में एक बार मैक्सिमम होना चाहिए, जो डेली हो गया है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, उस पर हमने चर्चा कर ली है। बच्चों पे ज्यादा प्रेशर मत डालो, समय पे उचित प्रेशर। पहले से ही हर कुछ नहीं होगा, समय आने से ही होता है। समय आने से ही बीज से अंकुर होता है, समय आने से ही फसल होता है। बहुत देर पानी दे दिया तो फसल बर्बाद हो जाएगी, जल्दी नहीं होगी। तो ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे मिसकंसेप्शंस दूर कर दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अब आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।